तो लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट नहीं, आज कौन सी क्लास है कैपिटल गेन की? सातवीं क्लास। तो लिखो जी लेक्चर नंबर 7। और ये चैप्टर खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा। तो लेक्चर नंबर 7। हाँ वैसे बच्चे बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों जया? जया नाम है? नितिका? जया तुम्हारा नाम? फिर यार तू चेंज करवा रहा है नाम। जया वो है। वैसे तुझे क्या करना है? कौन तेरा तो वो क्या करेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 है कैपिटल गेन का। और लास्ट क्लास में जो हमने किया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 किया था हमने। और 4 क्या था कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। पार्टनरशिप फर्म क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? एसेट। एसेट कैपिटल एसेट नहीं बेटा, एसेट, क्योंकि वो एसेट कैपिटल एसेट भी हो सकती है और स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकता है। और कैपिटल एसेट होगी तो डेप्रिशिएबल भी हो सकती है और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकती है। अगर डेप्रिशिएबल होगी तो सेक्शन 50 लगेगा और हमेशा 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 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई? आ गई? ठीक है जी। तो आज मैं ये जो सेक्शन 45 की लिस्ट है ना, इसका भी एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दे रहा हूं, वो आप बना लेना मेरे साथ के साथ। तो मेरे साथ के साथ एक चार्ट बना लो कि सर कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या? कैपिटल गेन। सर कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है। अब ट्रांसफर में देखो ध्यान से, कुछ कहानी है। आज तक मैंने कैपिटल एसेट की कहानी बताई है, आज मैं ट्रांसफर की कहानी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रांसफर में कुछ बताना है। क्या बताना है? एक होता है बेटा जर्नल केस, और ये लॉ में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं जर्नल केस। और दूसरा होता है एक्सेप्शन। दूसरा होता है एक्सेप्शन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिविटी से पढ़ना बहुत जरूरी है। और जर्नल केस के अंदर क्या बोला जाता है? ट्रांसफर टुक प्लेस। हाँ जी, ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर, इन द प्रीवियस ईयर, है ना? ट्रांसफर टुक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर in which capital asset is transfer। तो ट्रांसफर कब माना जाता है? ट्रांसफर कब माना जाता है? प्रीवियस ईयर में। ट्रांसफर कब माना जाता है? प्रीवियस ईयर में, जिस साल आपने उस कैपिटल एसेट को क्या किया होता है? ट्रांसफर किया होता है। ट्रांसफर टुक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर। तो जिस साल मैं कैपिटल एसेट को क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा, उसी साल क्या चार्ज होगा? कैपिटल गेन चार्ज होगा। यस और नो? और ऐसा हमने कौन से सेक्शन में देखा? सेक्शन नंबर 45। सबसे पहले आपको मैंने कौन सा कराया था? 3। सेक्शन 45 3 में मैंने क्या कराया था प्लीज? कि सर एक पार्टनर है और एक पार्टनर क्या कर रहा है? क्या कंट्रीब्यूट? वेरी गुड। क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है। कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म में, एओपी और बीओआई। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक सेक्शन और किया था 45(4). उसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? और डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? पार्टनर्स को। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पार्टनर्स को? एसेट। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? एसेट। देखो जितना आप शांति से बैठोगे मैं उतना बेटर पढ़ा पाऊंगा। पहले मेरे को 10-15 चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल बेकार होता है इससे। और आप इतने अच्छे बच्चे हो यार। ये भी हो गया।
उसके बाद आज एक सेक्शन लेंगे 45(5). कौन सा सेक्शन लेंगे? 45(5). एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करें अगर आपसे, तो मैंने कहा एक्सेप्शन है वो भी मैं आज ही कराऊंगा। और एक्सेप्शन कहाँ पे है सर? एक्सेप्शन के अंदर 3 सेक्शन थे। मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या समझे कि जब ट्रांसफर होगा, जिस प्रीवियस ईयर में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, उस साल कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगा। उस साल कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगा। जैसे मैं क्रॉस कर देता हूं ना, तो आप लोग लिख सकते हो नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन, क्योंकि क्रॉस करना मुझे समझ में आता है और सामने उस बच्चे को समझ में आता है जो मेरी कॉपी करता है। तो कई बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो मेरी कॉपी करते हैं और उनको समझ में आता है, तो मैं कहता हूँ वो बहुत बेटर है। पर यार किसी को नहीं आ रहा इस क्रॉस का मतलब, तो लिख लेना नॉट चार्जेबल टू कैपिटल गेन, क्योंकि वरना वो फंस जाएगा, वरना वो फंस जाएगा। बट वैसे बहुत बच्चे जो बिल्कुल जैसा मैं लिखता हूं वैसा लिख लेते हैं और उनको वो चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर आपको ये 4 महीने हैबिट पड़ गई, मतलब जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है, तो फिर आप लाइफ में कभी किसी से पढ़ भी नहीं पाओगे टैक्स। टैक्स क्या मतलब, कोई भी सब्जेक्ट आपको बिना चार्ट के और बिना ये क्रॉस टिक के ना समझ में आएगा भी नहीं देखना। और ये जरूरी भी है, क्योंकि चीज़ों को समझना बेटर वे में इसी तरीके से समझ में आती हैं। आपने पढ़ लिया, इंग्लिश की हिंदी कर ली, वो समझना नहीं होता। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देखो कितनी एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 45(1) कैपिटल ए। बताया था आपको 45(1) कैपिटल ए क्या था? आग लग गई, बताया था ना आपको। और आग यहाँ पे बना लो, तो मैं तो यहाँ पे आग बना देता हूँ ऐसे। ठीक है भाई, आग बना दे। उसके बाद एक सेक्शन और था, वो लेडी ने क्या किया था, स्टॉक इन ट्रेड में चेंज कर ली थी सारी चीजें, ज्वेलरी। तो ये स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड। और एक और था बेटा सेक्शन 45(5). हाँ सॉरी, 5 यहां पे नहीं लिखना था, 5 यहां पे आएगा ना, कंपल्सरी एक्विजिशन। तो गलत लिख दिया, नीचे नहीं आएगा वो, तभी तो आज ये पढ़ाना पड़ रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन, सीए का मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन है ये। तो आपकी कैपिटल एसेट को क्या कर लिया है, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया गया है। स्टॉक इन ट्रेड। तो अब कहानी कुछ समझ में आ रही है? हाँ जी, कहानी कुछ समझ में आ रही है। क्या है कि सर जो कैपिटल गेन होता है उसमें एक जनरल केस होता है कि जिस साल आप ट्रांसफर करते हो उसी साल कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। बट 3 एक्सेप्शन है, एक में आग लग गई, एक में स्टॉक इन ट्रेड, और एक में गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया। तीनों केस में आप रो रहे हो, क्यों? क्योंकि आग लग गई आपकी कैपिटल एसेट में, और एक में गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, और एक में वाइफ ने या जो भी है किसी ने क्या किया कि अपने पास जो एसेट थी उसको स्टॉक में ही कन्वर्ट कर लिया। बताओ भाई, उसी का बिजनेस खोल लिया। ठीक है जी। तो आज पहले करेंगे 45(5). चलो पहले 45(2) करते हैं, छोटा है, पहले 45(2) करेंगे। तो एक फ्रेश हेडिंग डालो, सेक्शन 45(2) की। 45(4) मैं करा चुका हूं। हाँ चलो अच्छा हुआ, 4 करा दिया मैंने। 45(2) कराता हूं आपको। पहले सबसे आसान वाला कराता हूं, 45(2). तो बनाना 45(2) का चार्ट। सेक्शन 45(2) कैपिटल एसेट। हेडिंग क्या है इसकी? कैपिटल एसेट। हाँ जी, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू, या कन्वर्जन लिख लो, कन्वर्जन इन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट का कन्वर्जन कर लिया है
किसमें? स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। चार्ट बनाएंगे इसका भी। इसमें बनाना है बेटा, बना? अच्छा, इसमें लिखना सीए। सीए का मतलब क्या? कैपिटल एसेट। और यहां पे लिखना क्या? स्टॉक इन ट्रेड। यहां पे क्या लिखना? स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट कहां कन्वर्ट कर लिया है? स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया गया। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो हमारी कैपिटल एसेट क्या थी? यहां लेडी बनानी हो तो बना लेना, ठीक है, उसके बाल, ठीक है, जैसे भी आपको बनाना हो, ठीक है। और फीमेल, यार फीमेल। और गोल्ड है उसके पास, बेटे ऐसी फीमेल के पास गोल्ड होता है। गोल्ड है उसके पास। कितना है गोल्ड? इतना गोल्ड है कि आपकी पूरी, आप मतलब जैसे शर्ट है तो वो पूरी गोल्ड की हो जाएगी, ट्राउजर भी गोल्ड का, शूज भी गोल्ड के, ठीक है। तो ये गोल्ड कहाँ कन्वर्ट कर दिया है? स्टॉक इन ट्रेड में। ये गोल्ड खरीदा कब था? आप ध्यान से देखना, एग्जांपल है, गोल्ड खरीदा था 1983 में। और 1983 में कितने का आया था ये गोल्ड? चलो 5,000 रुपए का बस। और इसके पास ज्यादा, सुनो, ज्यादा गोल्ड था इसलिए 50,000 का कर लो। उस टाइम पे 83 में 50,000 रुपए में तो पता नहीं कितना गोल्ड आ जाए, क्यों भाई? और स्टॉक इन ट्रेड में चेंज किया इसने, वो चेंज किया है 2008 में। और 2008 में स्टॉक इन ट्रेड की, 2008 में ऑन द डेट, ऐसे लिख लेना, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू, गोल्ड की फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? हाँ जी, 2008 में कितनी होगी फेयर मार्केट वैल्यू गोल्ड की? 20 लाख तो बहुत कम है। 80 लाख। 80 लाख, ठीक है जी, 80 लाख। गोल्ड उसी का है ना, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी भाई, क्यों पांडे? अब उसके बाद इसने 2008 के बाद जब दुकान खोली थी ज्वेलरी की, तो उसके बाद इस गोल्ड को क्या किया होगा? देन आफ्टर सोल्ड, देन आफ्टर सोल्ड। उसके बाद उसने बेच दिया, उसके बाद उसने बेच दिया। तो ये गोल्ड बेचा कहां से? अपने बिजनेस से। बिजनेस करने लग गया ना अब तो गोल्ड का। तो यहाँ पे दुकान बना लेना, यहाँ दुकान होनी चाहिए और वो बैठी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बेच रही है? गोल्ड। मतलब कि जो पिक्चर, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर किताब बनाई जाए तो वहां क्या कर रही थी? वहां गोल्ड सारा पहना हुआ था, ठीक है, और कुछ साथ में रखा हुआ था तिजोरी में। ऐसे वर्चुअल मूवी बनाओ अपने सामने कि एक लेडी है और सारा गोल्ड उसने, मतलब एक साड़ी पहन रखी है, पूरा जो नीचे का बॉर्डर होता है साड़ी का वो पूरा गोल्ड का है, गोल्ड की पूरी जरी लगी हुई है। अब भाई तेरे को पता नहीं है, आज जाके पूछ लेना जो साड़ियां पहनते होंगे नीचे जाते हैं, ऊपर भी होता है, ऊपर भी होता है, पल्लू में भी होता है, ठीक है जी। वो भी सर नीचे के माल से वो ऐसा आ जाता है। अच्छा, वो नीचे का माल क्या होता है? गोल्ड आ गई जी बात समझ में। तो सारा गोल्ड है साथ में। यहाँ पे, यहाँ तो तिजोरी भी थी, यहाँ तिजोरी में भी गोल्ड रखा हुआ था सारा। ये तिजोरी थी, सारा गोल्ड निकल के बाहर आ रहा था, इतना गोल्ड था भाई। और यहाँ गोल्ड को क्या कर रही है? बेच रही है। कहाँ पे बेच रही है? अपने बिजनेस में। दुकान खोली हुई है, शॉप खोली हुई है, बेच रही है। अब बेच रही है तो उसका टाइम क्या है भाई? कब बेच रही है? आज चल रहा है 2017 चल रहा है ना, तो 16-17 साल लिखो, क्योंकि हमारा ये बेचने वाला साल है।
16-17। जब दुकान खोली थी जब तो बेच दिया होगा ना। अच्छा, तभी ग्राहक आके बाहर बैठे हुए होंगे। सर उसको इतने साल लगे आपने ग्राहक पाने? अभी हम इसका सोच रहे हैं ना। सर हम वर्चुअल रूम बना रहे हैं। अभी हम बेटा अजम्पशन ले रहे हैं कि 2008 में, अब असली में क्या था, कुछ तो अपने थे उसके ऑर्नामेंट्स, तो वो वाले ऑर्नामेंट्स किसी ने लिए नहीं, तो वो जाके बिके कब, 2016-17 में। कुछ बिजनेस से के पैसे से भी तो खरीदा होगा, यही थोड़ा ना सारे अपने से ही दुकान खोल ली, एक्स्ट्रा भी तो पैसा लगाएगा। फिर तू तो ज्यादा ही चला गया अंदर, इतना मत जाया कर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, इतनी पिक्चर आपको समझ में आ गई है ना। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो वाली लेडी नहीं है, ठीक है। अब देखो जी, ये क्या होगा, यहाँ पे 2 इनकम होंगी। यहाँ पे कितनी इनकम अराइज होंगी, 2। तो यहाँ पे 2 इनकम कौन सी होंगी, ध्यान से देखना। एक इनकम होगी आपकी कैपिटल गेन की, एक इनकम कौन सी होगी, कैपिटल गेन की, और दूसरी इनकम कौन सी होगी, पीजीबीपी की। पीजीबीपी मतलब बिजनेस की इनकम। अब बिजनेस की इनकम कैसे निकलेगी, वो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस आज की डेट में सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, वैसे तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलते थे, बट वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कैपिटल गेन में वर्ड यूज करते थे। तो यहाँ पे आज भी बचपन की यादें ताजा हो गई, सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे पीसीपी के अंदर। और माइनस में क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस। तो उसको कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, लिख लेना पूरा। तो सेलिंग प्राइस बताओ जी, कितने का बिका वो गोल्ड, कितने का बिका बताओ, चलो कि बोली लगाओ, कितने का बेचे, 80 लाख वाला, 2 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ का वो बिक गया, 3.5 करोड़ का वो बिक गया। तो वैभव कितने का बिका है बेटा, 3.5 करोड़ का वो बिका। और जिस दिन उसको कन्वर्ट किया था उस दिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 लाख। तो कितने का प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया, 2 करोड़ 70 लाख। वेरी गुड, क्या बात है, मुनीम बन गया तू तो 2 करोड़ 70 लाख का मुनाफा, मतलब कि बिजनेस इनकम। क्या इनकम, बिजनेस इनकम। इतनी बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर कैपिटल गेन निकाल के दिखाओ, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। तो बेटा कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या है, पहले तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, चलो मैं नीचे लिखता हूं। कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में 3 खर्चे, माइनस में 3 खर्चे। पहला एक्सपेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबकी आवाज आनी चाहिए, तीसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो बताओ जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, 3 करोड़ 10 लाख। नहीं, अब ध्यान से देखो, वैभव पता है क्या कह रहा है, वैभव कह रहा है सर सब गलत है, मैंने तो 50,000 रुपए में खरीदा था ये गोल्ड। क्यों वैभव, और बेचा कितने में, 3.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में मैंने बेच दिया। सर सीधे इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो मेरा प्रॉफिट है, यस और नो। पर इतना आसान होता तो ये लॉ नहीं बनता और मुझे यहां खड़े होकर समझाना नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमने बोला, ध्यान से सुनना। अब यहां पे सेक्शन कैसे लगते हैं, सबसे पहले बताओ ये गोल्ड कैपिटल एसेट है या नहीं है, तो आंसर यस आ गया। अब कैपिटल गेन की इनकम में टैक्स लगेगा, ये कैपिटल गेन की इनकम बनेगी, कब बनेगी, जब ये ट्रांसफर माना जाएगा, जब ये क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। तो आपने बताना है कि अगर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया जाए स्टॉक इन ट्रेड में तो उसे ट्रांसफर मानते हैं या नहीं। अरे मैंने वहां लिखवाया था 247 के अंदर कि ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, सेल आएगी, एक्सचेंज आएगा, रिलिंग्विश आएगा, एक्सटिंग्विश आएगा, कंपल्सरी एक्विजिशन आएगा, और स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिखवाया था। देखो
देखो वहां स्टॉक इन ट्रेड भी लिखवाया था, नालायक कहीं के भूल जाते, और इतनी क्लास से हम रिपीटेशन कर रहे हैं। बताया ना? हाँ देखो कई बच्चों ने गर्दन हिला ली है, और वैभव तो कह रहा है सर जो आप कह रहे हो सही है। बस तो ये ट्रांसफर है या नहीं? यस, ये ट्रांसफर है। तो अब देखो कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है, तो क्या कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? होगा, यस। अब कैपिटल गेन आप लगाओगे तो 2008 में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है, चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 45 सब सेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि जिस साल कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं उसी साल कैपिटल गेन होता है, बट उसकी 3 एक्सेप्शंस है, उसकी 3 एक्सेप्शन है। और आज मैंने आते ही आपको इसलिए चार्ट बनवाया नहीं बनवाया कि जिससे कि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत पैदा ना हो, और आपके सामने ये चार्ट 45(2) एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन का मतलब क्या कि सर जिस साल ट्रांसफर की होगी कैपिटल एसेट उस साल कैपिटल गेन नहीं होगा, जब इसको उस कैपिटल एसेट से पैसा मिलेगा तो कैपिटल गेन होगा। दोबारा से भाई ज्वेलरी कहां कन्वर्ट कर दी? स्टॉक इन ट्रेड में 2008 में। तो पैसा थोड़ी ना मिला, पैसा कब मिला? जब बिजनेस में इस ज्वेलरी को बेचा 16-17 में। तो 16-17 में कैपिटल गेन आएगा। 16-17 में क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा। अब कैपिटल गेन आएगा कैसे? कि सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यही फॉर्मूला है ना अपना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी है आपको, और माइनस में आपको 3 खर्चे करने, आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सी लोगे? 80 लाख या 3.5 करोड़? 3.5 करोड़। कितने कह रहे हैं? 3.5 करोड़ लेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5, बस 5 बच्चे। कितने कह रहे हैं कि 80 लाख लेंगे? 80 लाख वाला कोई नहीं है? हाँ सही कह रहा है। और कितने कह रहे हैं 50,000 ले लो? तो नालायक को 80 लाख लिया जाएगा। लॉजिक सुन लेना उसका, उसका लॉजिक सुनो अब कि सर कैपिटल एसेट थी, वो तो अच्छी बात है, पर ट्रांसफर कहां पे माना गया? ट्रांसफर कहां पे माना गया? जब इसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, वहां पे ट्रांसफर माना गया। जब इसने बेचा तो ट्रांसफर नहीं है। जब इसने क्या किया? कन्वर्ट किया, वहां पे ट्रांसफर माना गया। हां, जब ये बेचेगा तो कैपिटल गेन अराइज होगा। तो कौन सा? इधर देखो, इधर देखो, कोई पैदा हो रहा है यहां पे, एक बच्चा जन्म ले रहा है। पता कौन पैदा हुआ? 45(1). क्यों पैदा हुआ? वो कह रहा है सुन रुक जा, कैपिटल गेन मत लगाइयो अभी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है 45 सबसेक्शन 1 की। कैपिटल गेन कब लगाएगा? जब ये स्टॉक बेचा जाएगा। अब देख रहे हो सेक्शन कैसे पैदा होते हैं कि सर वो कैपिटल एसेट था, स्टॉक में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफर है, क्योंकि 247 ने बोल दिया ट्रांसफर है। आप क्या लगाने चले गए? कैपिटल गेन। बीच में कौन आया रोकने के लिए आपको? 45(1) आ गया रोकने के लिए। रुक जा, वो क्या कह रहा है कि मैं एक्सेप्शन हूं। मैं मतलब कि ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन की यही तो हेडिंग है 45 सबसेक्शन 2, कि मैं कहां बैठा हूं? एक्सेप्शन में। किसकी एक्सेप्शन में बैठा हूं? 45 सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन में बैठा हूं। आ रही बात में? कई बार ऐसे नहीं होता, 3 दोस्त होते हैं तो एक दोस्त गलत राह में चला जाता है और आप उसे पकड़ लेते हैं, मत जा, ठीक है? और मत जा, वो क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि आपका दूसरा दोस्त पीछे से आपको बता रहा है कि उसको रोक ले, क्योंकि तू रोकेगा तो वो रुक जाएगा। तो रोकने लगता है कि वो भी लेके हमें चल जाए। यहां नहीं हो पाएगा ना, यहां ऐसा हो नहीं पाएगा, पीके नहीं है ना ये। तो 45(1) आगे बात समझ में? रोका किसने कैपिटल गेन लगाने के लिए? 45(1) ने रोका। बेटा ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताना जरा 45(2) में कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, तो आप बता के आ जाओगे कि सर वहां पे कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या होता है। फुल मैं फ्रेश पेज में बताता हूं कैसे निकलता है कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम कैसे निकलती है वो तो आपने देख ही ली। बिजनेस इनकम कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और कैपिटल गेन कैसे निकलता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको लेनी है, ध्यान से सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या कौन सी लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन।
तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक सेक्शन था जो कहता था डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और वो चार्ट हम लोग बना रहे थे। तो इसके बाद वो चार्ट में आऊंगा दोबारा से कि डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैंने कहा था मैं समझा नहीं पाऊंगा, और फिर मैं एक एक सेक्शन करके आपको समझा रहा हूं। 45(3) से मैंने वहां पे लिखवाया, फिर 45(4) मैंने वहां पे लिखवाया, अब 45(2) मैं वहां पे लिखवाऊंगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन कितनी थी? 80 लाख रुपए। इतना समझ में आया? माइनस में क्या करने थे? 3 खर्चे। पहला एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, वो हमारा था नहीं, निल। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहां पे बेटा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका आपको इंडेक्स करना होगा। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या करना होगा? इंडेक्स। क्यों करना होगा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स? वेरी गुड, क्योंकि यहां पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलने वाला है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों निकलने वाला है? एग्जाम में जब जाओगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले ये चेक करोगे कैपिटल एसेट है, दूसरा क्या चेक करोगे? ट्रांसफर है, और तीसरा क्या चेक करोगे? एक्सेप्शन में तो नहीं है। क्योंकि ये एक्सेप्शन में होगा तो आपके एमसीक्यू पेपर में मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपको वहां पे 3 सेक्शन ध्यान रखने हैं। आग लग गई, स्टॉक इन ट्रेड में चेंज कर लिया, और कंपल्सरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। बस ऐसे आपको याद रखने 3 सेक्शन, क्योंकि इन 3 सेक्शन में क्या होगा? जिस साल आग लगेगी उस साल कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। जिस साल वो आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, तो जिस साल वो पैसे मिलेंगे। स्टॉक इन ट्रेड में चेंज करोगे, जिस साल स्टॉक में कन्वर्ट होगी कैपिटल एसेट, उस साल कैपिटल गेन नहीं होगा। जब वो स्टॉक बेचा जाएगा उस साल कैपिटल गेन होगा। कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, जैसे डीएमआरसी में हुआ। तो लोगों की उत्तम नगर में पूरी लाइन में लोगों की ना प्रॉपर्टी, दुकानें कंपल्सरी एक्विजिशन कर ली बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से। दूसरी जगह क्या दी? कंपनसेशन। दूसरी जगह नहीं दिया कंपनसेशन की, आपको पैसा मिलेगा। ये जरूरी दूसरी जगह तब दिया जाता है बेटा जब झुग्गी बस्तियां होती है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह 30 साल रह लोगे तो टोपा बोलता है वो प्रॉपर्टी आपकी है। आ गई बात में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सेक्शन ये वाला 45(5) तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है। अब गवर्नमेंट जैसे एक्वायर करती है, आपको पता है वैसे पैसे थोड़ी ना देती है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, कईयों को 8 साल लग जाते हैं। और जनकपुरी में तो क्या हुआ था कि वो एक प्रेस वाला था, तो उसके नाम से उसने एक ले रखा था खोखा सा। उस बेचारे को जब 80 लाख रुपए मिले, वो तो देख ले करोड़पति हो गया होगा भाई। पता नहीं क्या जाके उसने कहीं ऑडी उडी ना ले ली हो जाके 40 लाख की सीधे, है ना, छोटी वाली। मतलब बात समझ में आ रही है? बाद में वो पकड़ा गया था, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया कि ये प्रेस वाला था, हमने गलती से इसको 80 लाख रुपए दे दिए गवर्नमेंट ने। क्योंकि इनकम टैक्स वाले तो पकड़ लेते हैं, जहां इनकम दिखाई दी। अब उनको क्या पता प्रेस वाला है क्या है? उनको तो 80 लाख की ट्रांजेक्शन दिखी, वो पगला गए इनकम टैक्स वाले, पकड़ लो। फिर उसको पता लगा, उसने कहा सर कहाँ मेरे को लेके आ गए। जैसे उस वाली मूवी में होता है सलमान खान की, कौन सी मूवी थी वो? हाँ, किक में। उसको पकड़ लेते, लेके आते, सर कहाँ मुझे लेके आ गए। पोजीशन देखी थी कैसे बैठता है वो पुलिस वालों के सामने। तो वही वाली बात है, आपने उसको पकड़ लिया इनकम टैक्स वालों ने। उसने कहा सर मेरे पास मैंने थोड़ी ना अर्न किए, मेरे को तो सरकार ने दिए, सरकार को पकड़ो जाके। तो बेचारे को छोड़ा, सरकार को पकड़ा। हाँ भाई कौन है ये, इसको पैसे दे दिए आपने। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो ये एग्जाम में चेक करना है, कैपिटल एसेट है इस क्वेश्चन में है, बताओ है। ट्रांसफर है। क्या एक्सेप्शन में आ रहा है? यस। बस जैसे ही एक्सेप्शन में आ गया आपकी आंखें खुल गई, आप अर्जुन बन गए। ठीक है, पता नहीं रावण या महाभारत के पता नहीं कौन सी थी वो, मुझे पता नहीं। अर्जुन पता नहीं किस में था, मेरे को पता नहीं। ठीक है, महाभारत में था, रामायण में था। देखो ऐसे लोग। और चौथे में POH करोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्योंकि ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको बताएगा इंडेक्स होना है या नहीं होना। और इंडेक्स कब होगा? जर्नल केस जब 36 महीने से ज्यादा होगा, और उसकी 5 एक्सेप्शन जहां पे 12 महीने से ज्यादा होगा। तो ये स्टेप लिख लो। दुनिया जहां का कैपिटल गेन का कोई सा क्वेश्चन आ जाए, बस ये 4 स्टेप, क्वेश्चन की कहानी खत्म। क्वेश्चन की कहानी खत्म।
पहला स्टेप क्या है? कैपिटल एसेट। और ये मैंने बताया क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे सीएस वाले बच्चे बैठे जिनको एमसीक्यू पेपर देना है, वो तो जाते ही बस अटैक करेंगे कैपिटल एसेट है या नहीं, पता लग रहा है कि कैपिटल एसेट ही नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट यूएसए वगैरह वो 12 महीने से ज्यादा। और जिन बच्चों को एग्जाम देते हुए डर लगता है तो वो कुछ ना करें, वो बस एक काम करें, जिस भी सब्जेक्ट में डर लग रहा हो बेटा उसकी किताब लेके बैठो, क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। अब कईयों के साथ फिर समझ में आता है कि भाई क्या है ये, किसकी शुरू करें हैं, मुझे लगता है किसकी शुरू करें समझ में आता मुझे लगा तू कह रहा है किसकी खींच रहे। तो कैपिटल एसेट अब मेरे साथ ऐसे होता है, मैं सुनता अलग ही आधे से ज्यादा टैक्स की बातें सुनाई देती है, आपस में बात कर रहा हूँ टैक्स ही सुनाई देता है। और वो पता है कब होता है, जब बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं नजदीक। अब इनकी 3 क्लास हैं जून वालों को, भाई साहब तो 3 संडे तो गए काम से, और उन 3 संडे में जब टैक्स का हैंगओवर होगा तो फिर पता है इससे बड़ा हैंगओवर। तो पहला कैपिटल एसेट, दूसरा ट्रांसफर और तीसरा एक्सेप्शन, चौथा पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं आपको चारों चीजें आती हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स, कितने स्टूडेंट्स को ये चारों चीजें देखनी आती हैं? कैपिटल एसेट देखना आता है, ये देखना नहीं, मतलब कि ये जज करना कि भाई ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। जैसे लास्ट टाइम से एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है बार बार कि कार अगर हमारी पर्सनल एसेट है, पर्सनल, तो अगर मेरी पर्सनल है कार, मैं यूज कर रहा हूं तो फिर कैपिटल एसेट नहीं होगी। अब मैं वो कार बिजनेस में लेके आता हूं और वो मेरे ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, मेरा पर्सनल यूज हो रहा है उसमें, तो भी नहीं होगी। पर अगर बिजनेस ने, जैसे कई कंपनीज होती हैं वो कार खरीदती हैं, कई कंपनीज ने क्या किया, कार खरीदी और वो कार किसको दे दी, अपने एम्प्लॉय को। आपने देखा नहीं था सेक्शन 17(2) के अंदर परक्विजिट्स कार का चार्ट बनाया था, उसमें कार आपकी भी हो सकती है और एम्प्लॉयर की भी हो सकती है। तो वो वाली जो कार होगी वो कैपिटल एसेट होगी, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा था तो मैंने कहा चलो दोबारा बता देते हैं। अच्छा, बता दिया। अब कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। कोई डाउट? वो पढ़ रहा है इसलिए उसने डाउट पूछा है, जो पढ़ेगा ही नहीं डाउट आएगा नहीं, और जो पढ़ेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एसेट आता था, किसको ट्रांसफर जज करना आता है कि ट्रांसफर है या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स। दोबारा से, ट्रांसफर जज करना आता है। उसके बाद एक्सेप्शन अभी छोड़ दो, क्योंकि एक्सेप्शन तो अभी मैं सिखा रहा हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनों को आता है? चलो ठीक है, जिसको नहीं आता आजकल हम क्लास के बाद इसकी वीडियो डाल रहे हैं हम लोग, तो ये भी वीडियो डलेगी, दोबारा देख लियो, क्या दिक्कत है। अच्छा जी, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेना है बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लोगे सर? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कि जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की थी, जिस दिन किस में कन्वर्ट की थी? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की थी, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? तो उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 80 लाख। क्या कोई खर्चा हुआ? नहीं। क्या इंडेक्स करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को? यस, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज्यादा है। अच्छा, गोल्ड में 36 लेने या 12 महीने लेने? 12 ना, गोल्ड में 12 आएंगे, क्योंकि 5 में गोल्ड भी तो था। अबे नालायकों, कहां था वो गोल्ड नहीं था, वो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड था। कितनी जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हो बेचारे। उन 5 चीजों में शेयर्स आता है, डिवेंचर आता है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स आती है म्यूचुअल फंड्स की, डेब्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आती है म्यूचुअल फंड की, और जीरो कूपन बॉन्ड्स आता है। भाई गोल्ड तो वो वहां है, कहा? बट डज नॉट इंक्लूड में, कि स्टॉक इन ट्रेड हमारी कैपिटल एसेट नहीं है। कितनी चीजें स्टॉक मतलब हमारी कैपिटल एसेट नहीं है? 4 चीजें हमारी कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इज अ पर्सनल एसेट बट इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो वहां पे फंसेगा नहीं, बट डज नॉट इंक्लूड के अंदर नहीं फंसेगा वो। तो घर पे जाके जरा ढंग से पढ़ना। और तीसरा था हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड,
और एक गोल्ड डीमोनेटाइजेशन बॉन्ड भी आए थे 2015 के, जो मोदी जी लेके आए थे, और एक लास्ट था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। सब भूल जाते हो और कैमरे के सामने देख लो आप, नाक कटवा रहे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बताओ जी, 12 महीने से ज्यादा चेक करें या 36 महीने से ज्यादा? 36 महीने से ज्यादा चेक करें। तो कितने की थी आपकी? 50,000। मल्टीप्लाई में क्या होगा ऊपर? ईयर ऑफ, ऊपर क्या आता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। बताओ ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा? 2008। वेरी वेरी गुड। इसको याद है कि पीछे 2008 लिखा था, फिर भी यार कहीं नालायक होते हैं। 7, 8 और 8 9 में से। हाँ वो सही कह रहा है, 8 9 कर ले इसको। ये 2008 लिखा है, इसको 8 9 कर लो आप, कि ये 8 9 है, और वो 83 84 है। ये वाला 83 84 और ये वाला 8 और 9। बात समझ में आ रही है? और लास्ट वाला तो मैंने शायद 16 17 बता ही दिया था। चलो जी, तो ऊपर ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो बताओ जी ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? 8 और 9। 8 और 9 का इंडेक्स बताना। 8 और 9 का 582। और नीचे क्या आएगा बेटा? ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन 83 और 84 का। तो यहां पे कितना? 116। 100 तभी आएगा बेटा जब 1981 से पहले होगा। ऐसे नहीं है, ऐसे कहां पहले यार। अच्छा वो बात, अभी सचिन की मूवी आ रही है, 26 को रिलीज हो रही है, तो वो बता रहा था इंडिया ना वर्ल्ड कप ले गई थी 83 में, और 81 के बाद ही 83 आया होगा, ऐसा वो बता पाया होगा उस मूवी में। क्या पांडे जी, आप ऐसे काम मत करो। ये बताओ जी अब क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके? 2,50,008 और 12। सही है? 62। अच्छा 62 होता है। ठीक है भाई, माइनस करके ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा जी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80 लाख में से। हाँ इंग्लिश में बोल देना यार, इतनी भी नहीं। 77,491,138 ले यार 8 यार ले। तो 77,49,138 रुपीस का प्रॉफिट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया या नहीं? ठीक। दोबारा रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? एक सेक्शन था हमारे पास, अगली एक्सेप्शन 45(5). नेक्स्ट एक्सेप्शन है, सेक्शन लिखना 45(5). कम कर दो ये बड़ा और बड़ा अरे क्या हुआ
आपको सही बात है 45 5 लिखो। सी वाले अपनी बुक निकाल लेना, उसमें 45 5 निकाल लेना। ये राजी 45 5। तो 45 5 में क्या बोला है, नजर आ रहा है? 45 5 में बोला है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ऑफ एन एसेट का मतलब यहां पे क्या है? कैपिटल एसेट। ठीक है जी, 45 5 हेडिंग डाल ली। तो सबसे पहली अगर आप लाइन देखोगे इसकी, मुझे टोटल 4 बातें इस सेक्शन में लिखी हैं। टोटल कितनी बातें इस सेक्शन में लिखी हैं? 4 बातें लिखी हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4। पहली बात जो यहां पे लिखी है, वेयर अ कैपिटल एसेट, क्या होनी चाहिए? सेक्शन की बेटा ये हेडिंग है कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया आपकी कैपिटल एसेट की, और अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया आपकी कैपिटल एसेट तो उस केस के अंदर होगा कैपिटल गेन। उस केस के अंदर क्या होगा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर मानी जाएगी। सबसे पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो ये कैपिटल एसेट है। दूसरा क्या होना चाहिए था? ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर कवर है, अगर आपको पता हो। ठीक, तो सबसे पहले उसने लिखा कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए, पर अदर देन कौन सी कैपिटल एसेट को छोड़ के? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को यहां पे छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है बेटा? क्योंकि 2004 के बाद यहां पे प्रोविजन में चेंज आ गया था। यहां पे लिख लेना अमेंडमेंट बाय, जिनके पास सीए वालों को लिखना है, बाकी और किसी बच्चे को नहीं लिखना है। अरे मैं लिखवाऊंगा। अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट। पॉइंट्स नोट करें? नहीं, कुछ नहीं करना, बस सामने तो देख 2004। मैं अभी लिखवाऊंगा यार, नोट क्या करेगा फिर। तो ये कहानी कब आई है? 2004 से। तो एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अगर गवर्नमेंट कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर ले तो क्या कैपिटल गेन होगा? अरे क्यों होगा? क्योंकि वो तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो बेटा वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो फिर कैपिटल गेन कहां से आएगा? सबसे पहला ही प्रिंसिपल है कैपिटल एसेट चेक करो। कैसी बातें करते हो? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी अगर इन इंडिया, तो क्या कैपिटल गेन होगा? सर कैपिटल गेन तो दूर की बात है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। भाई किसान भाई लोग, और इस बार जीएसटी फुल किसानों के फेवर में बनाया जा रहा है, ठीक है जी, तो उनके मजे आने वाले। तो इसलिए वहां पे बोला गया है कि अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस के अंदर कैपिटल गेन तो आएगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। दूसरा, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी तो क्या कैपिटल गेन आएगा? बोलो जी, क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी तो क्या कैपिटल गेन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा भी 1037 के अंदर एग्जम्प्ट है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कर दिया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को भी कर दिया। अब क्या लैंड रह गई?
प्रॉपर्टी बनी हुई। अब वो लैंड बच गई जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, क्योंकि रूलर तो हो ही नहीं सकती, रूलर तो हो ही नहीं सकती। रूलर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। रूलर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है या नहीं है? सर कैपिटल एसेट है। क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेचा जाए तो कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? होगा, कैपिटल गेन तो होगा, पर वहां पे आएंगे दो सेक्शन। वहां पे कितने सेक्शन आएंगे? दो। एक में चार्जेबल टू कैपिटल गेन और एक में एग्जम्प्ट। एक में क्या? चार्जेबल टू कैपिटल गेन और एक में क्या? एग्जम्प्ट। तो एग्जम्प्ट कहां पे? सेक्शन 1037 के अंदर। क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में आपको पता है सेक्शन 10 क्या है? नेगेटिव लिस्ट, जहां पे इनकम्स को क्या किया गया है? एग्जम्प्ट किया गया है। इनकम्स को क्या किया गया है? एग्जम्प्ट किया गया। तो अब डीएमआरसी ने जो ये जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी और उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर लिए, तो वहां से उन्होंने क्या कर ली? लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। उन लैंड्स को क्या कर लिया? कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। अगर वो लैंड या वो घर जो बने हुए हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, अगर वहां पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। कौन से सेक्शन की? 1037 की। कौन से सेक्शन की? 1037 की। तो फिर उस केस के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है 1037 की, तो फिर वो कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगा। चार्जेबल तो था, पर जो चार्जेबल होना था वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? 45 पिक्चर में आएगा और आपको कैपिटल गेन, आपकी कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी। पहले इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम चार्ट में बना रहे हैं और यहां पे देखो साफ साफ लिखा है हैज बीन कंपल्सरी एक्वायर बाय लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, ठीक है जी। इट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर। जिस साल आप ट्रांसफर करोगे उसी साल, जिस साल मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन होगा उसी साल ट्रांसफर मान लिया जाएगा। जैसे कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था तो ट्रांसफर मान लिया था, पर कैपिटल गेन कब राइज हुआ था? जब पैसा मिला था। यहां पे बोला है इंडेक्सेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि इंडेक्सेशन करना है तो करना, अगर आपको लगता है नहीं करना तो मत करना। तो इंडेक्सेशन कब होगा? जब वो लॉन्ग टर्म होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी, ठीक है ना, तो इंडेक्सेशन होगा। हाउएवर कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? हाँ जी, कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। जब पैसा मिलेगा उस साल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसे आपके लिए चार्ट की फॉर्म में बना देता हूं। चलो जी बनाते हैं इसका चार्ट। एक दो तीन चार पांच पार्ट में आपको इसे डिवाइड करना होगा, 5 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है? कंपल्सरी एक्विजिशन किया है। और गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन किसका किया है? हाँ जी, कैपिटल एसेट का। बट उसमें बोला गया है कैपिटल एसेट अदर देन, वेरी गुड, अदर देन क्या? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ा गया है क्योंकि, क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि वो अंडर सेक्शन, प्लीज, वो 1037 के अंदर एग्जम्प्ट किया गया। और 1037 में कब से अमेंड हुआ है? फाइनेंस एक्ट 2004 से। तो बेटा उसकी कंडीशन यहीं पे बता रहा हूं आपको क्या है। पहली कंडीशन है कि वो अर्बन लैंड होनी चाहिए, इंडिविजुअल और HUF। दूसरी कंडीशन कि वो लैंड यूज्ड होनी चाहिए बाय
इंडिविजुअल, वो लैंड किसने यूज की हो? इंडिविजुअल ने यूज की हो। किस पर्पस के लिए? किस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया गया हो? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया गया हो। और कितने साल? प्रेसीडिंग 2 years। कितने साल? प्रेसीडिंग 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। लैंड यूज बाय इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड यूज की हो इंडिविजुअल ने प्रीसीडिंग 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, या एक्विजिशन लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि हम बात ही यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन की कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और आपको पता ही है डीएमआरसी के केस में जो घर है वो कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर किए, तो वो लैंड कहाँ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही थी। तो इसका मतलब कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती होंगी यहाँ पे, जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, जहाँ लोग रह रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहे। अगर किसी, देखो कहीं कहीं आपके घर के आसपास भी ऐसा एरिया होगा जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे होंगे, पर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, वो अर्बन लैंड होगी। और ऐसा दिल्ली में तो है ही, दिल्ली में तो ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसमें से कुछ लैंड है एग्रीकल्चर है और कुछ क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। और हम एग्रीकल्चर लैंड, हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब कहते हैं? विद इन द म्युनिसिपालिटी, आउटसाइड द। तो आपको पता ही है वो 10,000 की पॉपुलेशन, वो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे हमने। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हमें देखने को अपने घर के आसपास मिल सकती है। जिन लोगों के पास लैंड है और वो लैंड क्या है? रूरल एग्रीकल्चर नहीं है, वो क्या है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें वो खेती कर रहे हैं। खेती मतलब कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी है। ठीक है सी, पता नहीं क्या बोल देता है। तीसरा क्या है? कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑब्लिक इन्हांसमेंट। कंपनसेशन या इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट की स्पेलिंग लिख लेना, EN। तो इन्हांसमेंट कंपनसेशन भी होता है एक इन्हांसमेंट कंपनसेशन। इन्हांसमेंट कंपनसेशन क्या होता है? कि जो आपका कंपनसेशन डिसाइड हुआ, आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने जबरदस्ती, और आप रो रहे थे, आप नहीं रो रहे थे, फादर रो रहे थे या मम्मी रो रही थी, मम्मी की आंखों से आंसू देखे और आपसे देखे नहीं गए, और आपने सीए कर रखी है, या आप सीएस हो या सीएमए हो, तो आपने कहा मम्मी रुक जाओ अभी बताते हैं इन्हें, ये आंसू अब ये रोएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। मम्मी ने कहा कोर्ट में तो तारीख पे तारीख मिलती है, मैंने दामनी मूवी देखी थी। ठीक है जी। आपने कहा मम्मी अब दामनी खत्म, अब तो सीधे वो आ गया सलमान खान या पता नहीं कौन आ गया, अब तो सीधे वो फैसला ऑन द स्पॉट होता है। ठीक है जी। कौन करता है? अक्षय कुमार। ठीक है, तो खन्ना है वो, विनोद खन्ना की मूवी थी सर, वो भी पता नहीं अब क्या था। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कोर्ट में गए, और कोर्ट में, ये कोर्ट किसका होगा? ये सिविल कोर्ट नहीं होगा, ये इनकम टैक्स वाले कोर्ट है। ठीक है जी। आप यहाँ पे जाओगे वो काला कोट पहन के, और वहां पे जाके आप क्या कहोगे कि सर हमें इन्हांसमेंट चाहिए, जितना कंपनसेशन आपने डिसाइड किया है वो कंपनसेशन गलत है, और हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 80 लाख रुपए। तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है जी। और अगर इन्हांसमेंट कंपनसेशन आपको मिल गया, अगर इन्हांसमेंट कंपनसेशन आपको मिल गया, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई नहीं हो गई, और आपको बेनिफिट हुआ ही नहीं हुआ, तो आप किसके लगेगी? इनकम टैक्स वाले के। ठीक है। इनकम टैक्स वाला फिर कटोरा लेके आ जाएगा, टैक्स तो दे दो। ठीक है जी। जब तक तो पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक गवर्नमेंट है, एक आदमी कौन खड़ा है? गवर्नमेंट वाला, दूसरा कौन खड़ा है? इनकम टैक्स वाला, और तीसरा कौन? आप और आपकी मदर। ठीक है जी। बात समझ में आ गई? आपका घर उन्होंने कंपल्सरी क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, या पूरा वो घर जो था, बिल्डिंग पूरी आपकी तोड़ डाली, क्योंकि मेट्रो का फ्लाईओवर जाएगा और आप जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक, और आपका भाई छोटा वाला, उसके चश्मे लगे हुए और वो वहां खड़े होके वीडियो बना रहा है, ये
आज ही डालूंगा इसे यूट्यूब पे, पब्लिश करूंगा। और हंस रहा है पागलों की तरह, आगे बात समझ में। और वहां मम्मी रो रही है और भाई साहब हमारे अब तो सीधे नहीं भाई साहब तो कोर्ट में सीधे केस फाइल करने वाले। और इनहांसमेंट कंपनसेशन आपको मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है? इनहांसमेंट कंपनसेशन। तो मिर्ची किसके लगेगी? इनकम टैक्स के। उसे लॉ वाले से तो, उसे गवर्नमेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो बस पैसे से मतलब है इनकम टैक्स वाले को। आपको पता है जहां पैसे और मिल गए वो और टैक्स लेने आ जाएगा, और टैक्स दे दो। आगे की बात समझ, तो और टैक्स दे दो मतलब कि कैपिटल गेन, तो यहां पे कैपिटल गेन होने वाला है कुछ। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे, ये 4 कंडीशन, तो वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? अंडर सेक्शन 1037 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। मजे आ जाएंगे। पर ये मजे कहां मिलते हैं? ये तो लॉ में लिखा है, मिलते कहां है? क्यों भाई? तो लॉ में लिखा तो बहुत कुछ है, तो ये भी तो पता होना चाहिए प्रैक्टिकली ऐसा हो पाता भी नहीं हो पाता। तो इनहांसमेंट कंपनसेशन लिख लेना इनहांसमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर, इनहांसमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। ये 1/4/2004 क्यों लिखा? क्योंकि सर फाइनेंस एक्ट 2004 में अमेंडमेंट आई थी। इससे पहले इसका मतलब कि ये कैपिटल गेन होता था, एग्जम्प्ट नहीं होता था, कैपिटल गेन होता था सीधे। तो आपको नहीं लगता कितना अत्याचार उन लोगों के साथ? तो इसे सरकार ने समझा, ठीक है जी, और एग्जम्प्ट कराया। चौथा लिख लेना अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस मतलब कि जब मैं आपको 1037 पढ़ाऊंगा, क्या सर अभी आपने 1037 नहीं पढ़ा है? नहीं बेटा, मैंने तो बस अभी ऊपर से बर्ड आई व्यू बताया आपको, बस पिक्चर दिखाई है, ट्रेलर। ये तो मैं करवाऊंगा सेक्शन, बाकी अदर कंडीशंस हैं। तो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। हमारी जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही थी, और अगर वो 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हुई तो वो उस कैपिटल एसेट के ऊपर कैपिटल गेन आएगा। वो कौन बोलता है? 45(5) बोलता है। कौन बोलता है? 45(5) की कैपिटल गेन आएगा। अब बताओ जी, अब बताओ कि ये आपकी कैपिटल एसेट है या नहीं है? यस। मैं क्या कह रहा हूं? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही है, पर वो 1037 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये काटने का मतलब है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अब आप बताओ, वो कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट तो पहले भी थी, कैपिटल एसेट तो पहले भी थी। क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस, वो ट्रांसफर भी माना जाएगा। तो ट्रांसफर तो पहले भी माना गया था। 1037 में कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है। बस क्या है कि जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जम्प्ट होगा, जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जम्प्ट होगा। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में क्या है कि सर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन की तो बात कर ही नहीं सकते आप। ट्रांसफर में लिखो जी, ट्रांसफर इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन से साल में माना जाएगा? तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर in the previous year in which compulsory acquisition by law, compulsory acquisition by law, CA का मतलब compulsory acquisition है यहाँ। तो it will be treated as transfer in the previous year in which, तो ये CS वाले बच्चों को नोट्स बना थे, पांडे समझ में आ गया? तो आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पहले जो दिखा रहा था मैं, और मैं भी लिख रहा हूं तो आप भी लिखो। इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। तो लॉ ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया। समझ में आ रहा है कि सर वो अगर 1037 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा, सेक्शन 45(5) पिक्चर में आ जाएगा। तीसरी ब्रांच में क्या लगेगा जी? कैपिटल गेन। क्यों लगेगा कैपिटल गेन? क्योंकि सर कैपिटल एसेट भी है, ट्रांसफर भी है। अब कैपिटल गेन देखो जी कैसे लगेगा, 4 तरीके से कैपिटल गेन होगा भाई। वही जो ब्रांच चल रही थी, मेरे पास तो पेज नहीं है ना, मैं तो बड़ा बड़ा लिखता हूं।
तो पहले आपको मिला इनिशियल कंपनसेशन, बातें नहीं भाई, ज्यादा आ गया तो यहां आ जा कैमरे में और मैं चला जाता हूं। इनिशियल कंपनसेशन, दूसरा इनहांसमेंट कंपनसेशन, ये आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद केस फाइल कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा क्या, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन अमाउंट इन डिस्प्यूट, अभी डिस्प्यूट चल ही रहा है, फैसला नहीं हुआ। ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2015 में, वैसे तो 14 में ही आ गई थी यार, 14 में ही लिख लेना, 14 में ही आ गई थी अमेंडमेंट, 14 में ही क्या आ गई थी, अमेंडमेंट आ गई थी इसकी। और लास्ट केस क्या है बेटा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनहांसमेंट कंपनसेशन। और ये इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो आईओएस की इनकम माना जाएगा। और आईओएस का सेक्शन मैंने बताया था, एक सेक्शन पेंडिंग है, और वो मैं आपको 7 आपको पता ही है गिफ्ट का था, 8 इंटरेस्ट का है, ठीक है जी। तो सबसे पहले था कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, हो गया। दूसरा था कि वो ट्रांसफर है या नहीं है, वो भी हो गया। और तीसरे में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन किसके ऊपर आएगा, वो इनिशियल कंपनसेशन भी हो सकता है, इन्हांसमेंट भी हो सकता है, और आपका जो कंपल्सरी एक्विजिशन है वो डिस्प्यूट में भी जा सकता है। आपने कोर्ट में केस कर रखा है, कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, अभी कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, इंटरिम ऑर्डर आ चुके हैं। बाकी आपके उसमें चैप्टर भी होगा, ठीक है ना, लॉ के अंदर। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्हांसमेंट कंपनसेशन, सीपीसी है ना आपके, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है ना, जिनको पेपर देना उनको तो पता ही होगा भाई, सीपीसी है हमारे। पांच बनवाए थे ना आपसे, बाकी के 2 क्या हैं? चौथा क्या है आपके पास? चौथा है जी इंडेक्स और पीरियड ऑफ होल्डिंग। चौथा है इंडेक्स और पांचवा है POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो इंडेक्स, हाँ जी, इंडेक्स हो भी सकता है और इंडेक्स नहीं भी हो सकता। अगर इंडेक्स हुआ, अगर इंडेक्स होगा तो क्या होगा बताओ जी? हाँ जी, अगर आपका इंडेक्स होगा तो उस केस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखा जाएगा। कौन सा केस देखा जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस साइड से आ जाओ, उस साइड से। अच्छा हाँ, बगल में एक रूम है। और अगर वो लॉक कर दिया करो ना, ऐसे फिर कोई आ जाता है, उसको भी दिक्कत होती है। और अगर इंडेक्स नहीं हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये सब कहाँ से डिसाइड होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग से। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको पता ही है ना, कहाँ से कहाँ तक होगी। वो कैपिटल एसेट आपने क्या की थी? एक्वायर। वो कैपिटल एसेट क्या की थी आपने? एक्वायर। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था? कंपल्सरी एक्विजिशन। तो वहां तक का टाइम देखा जाएगा। जब आपने कैपिटल एसेट क्या की है, ये कैपिटल एसेट है, जब आपने कैपिटल एसेट क्या की है? एक्वायर। और वहां से लेके कहां तक? कंपल्सरी एक्विजिशन तक।
तो वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। और अगर वो पीरियड ऑफ होल्डिंग, हाँ जी, 36 महीने से ज़्यादा आ गया तो लॉन्ग टर्म, और अगर 36 से कम तो शॉर्ट टर्म। आगे बात समझ में? क्या यहाँ पे 12 महीने का क्राइटेरिया होगा? 12 वाला यहाँ होगा? कभी नहीं होगा लाइफ में, 12 वाला यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 एक्सेप्शन के अंदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, तो 12 वाला यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है जी, 12 महीने यहाँ आने नहीं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में जोर डाला करो, आपको एनालिसिस पता लग जाएगी। समझ में आ गया सबको? अब बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने के लिए भी चार्ट, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए भी चार्ट बनाने जा रहा हूं। जल्दी करो यार, बाकी तो आप देख लेना, क्लास में डाल दूंगा। अब ये लिख लो ऊपर हेडिंग कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए भी चार्ट बना दिया सर ने, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो उसका भी चार्ट है। तो उसका भी चार्ट 4 पार्ट में। कितने पार्ट्स में? 4। 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको क्या मिला था? इनिशियल कंपनसेशन। सबसे पहले आप लोगों को मिला था इनिशियल कंपनसेशन, आप लोगों को मिला था। तो इनिशियल कंपनसेशन आपको मिला होगा। अब इनिशियल कंपनसेशन आपको कितना मिला होगा? हाँ जी, इनिशियल कंपनसेशन आपको कितना मिला होगा? मान लो बोल दिया कि भाई 60 लाख बनते हैं, तो क्या 60 लाख गवर्नमेंट दे देगी एक ही बारी में? नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक साथ 60 लाख रुपए नहीं देती। गवर्नमेंट कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे करके टुकड़ों में पैसे देती है। तो इन द प्रीवियस ईयर in which whole or part of the compensation received, तो या तो आपको होल पैसा मिल गया, या तो आपको क्या मिल गया? होल, पूरा। होल का मतलब फुल, पूरा पैसा आपको मिल गया। पार्ट का मतलब पार्ट मिला। जैसे हमने यहाँ पे 60 लाख लिया है तो आपको 40 लाख मिले। होल का मतलब आपको पूरे 60 लाख मिल गए। तो ये कंपनसेशन आपको क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन निकालने का तरीका है, वो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में कितने खर्चे? 3 खर्चे हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लें बताओ? फुल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन कंसिडरेशन क्या लें? 60 लाख। ये 60 लाख रुपए लूं, ये 60 लाख रुपए लूं, या अगर पार्ट मिला है तो 40 लाख। पार्ट में 40 लाख रुपए मिले तो 40 लाख लेंगे या 60 लाख लेंगे? इनकम टैक्स वाला देखो कितना गंदा है, वो कहता है 60 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? 60 लाख। तो कितना बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? ओरिजिनल कंपनसेशन, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। बताओ। तो यहां पे लॉ मेकर को मेरे अकॉर्डिंग सुधार करना चाहिए, लॉ चेंज होना चाहिए। अरे यार वहां बताया है कि होल भी मिल सकता है और पार्ट भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो हमने लिखा नहीं। ठीक है जी। तो अगर आपको पूरा मिल गया तो फिर तो नमस्ते लंदन है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर बेटा अगर पार्ट मिलेगा तो सावधान इंडिया है, और सावधान इंडिया है कि आपको 60 लाख ही लेना है जितना ओरिजिनल बनता था, कागजों में डिसाइड हुआ था। अब 3 खर्चे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, वो तो आपका है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या है? इंडेक्स है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कर लोगे? यस, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आप इंडेक्स कर लोगे। उसमें क्या करना है कि वो प्रॉपर्टी आपने कितने की खरीदी थी, ये सीएस वाले बच्चों के लिए नोट्स है ये, कि कितने की प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी कॉस्ट ले लेना, मल्टीप्लाई में क्या लोगे यहाँ पे? ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो बताओ ट्रांसफर कब माना गया था? इन द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हो तो लिख लेना आप कि ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना जाएगा। और नीचे तो क्या आएगा? ईयर ऑफ एक्विजिशन। और ईयर ऑफ एक्विजिशन अगर 14/1981 से पहले है तो नीचे 100 आएगा, हमेशा हमेशा और हमेशा। कहानी खत्म। बाकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा तो ठीक है, उसका भी इंडेक्स कर लेना।
और आपको मैंने बताया था 1/4/1981 से पहले का अगर इंप्रूवमेंट हो तो लेते ही नहीं है, उसके बाद का होगा तो हम लोग लेंगे। और क्या आंसर निकल के आ जाएगा? कैपिटल गेन। समझ में आया या नहीं? आ गया? ठीक है, बाद में लिख लेना। इन्हांसमेंट कंपनसेशन, दूसरा पॉइंट था ना इन्हांसमेंट का। तो इन्हांस्ड कंपनसेशन, इन्हांस कंपनसेशन सेक्शन 45(5)(b) में कवर है। और इन्हांसमेंट के पास क्या है? इन द प्रीवियस ईयर in which it is received, it का मतलब enhancement compensation is received। तो जिस साल आपको enhancement compensation मिलेगा उसी साल आप क्या निकालोगे? कैपिटल गेन निकालो। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? अगेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में 3 खर्चे, माइनस में 3 खर्चे। तो इन्हांसमेंट क्यों मिली है? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कंपनी सेक्रेटरी थे, सीएमए थे, आपने केस फाइल किया था और गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्हांसमेंट कर दी। कितने लाख की? 80 लाख की। तो 60 लाख गवर्नमेंट ने बोला था, कितना बढ़ गया? 20 लाख। तो 20 लाख रुपए आपको जिस साल मिलेगा, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आपको ये पैसा मिला, मान लो ये पैसा आपको 16-17 में मिला, तो 16-17 में कितने पैसे मिले? और 20 लाख। इसमें ऐसा है जितने मिलेंगे उतना ही टैक्सेबल होगा। अगर 20 लाख रुपए बनते हैं, उन्होंने 5 लाख दिए तो 5 लाख टैक्सेबल होगा, 15 दिए तो 15, 20 दिए तो 20। इसमें ऐसा है। पर ओरिजिनल कंपनसेशन में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल वाले में क्या है? ओरिजिनल जितना डिसाइड होगा उतने में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आपको 10 मिले, चाहे 20 मिले, चाहे कितने भी मिले। ये ओरिजिनल कंपनसेशन नहीं है, ये इन्हांसमेंट कंपनसेशन है जो बढ़ गया है। तो इसमें एक खर्चा माइनस होता है और दूसरा क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तीसरा क्या? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना कि सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका है, बस यही अलाउड है, एक्सपेंस ही अलाउड है। और ये एक्सपेंस भी कौन होगा? लिटिगेशन एक्सपेंस होंगे, जो आपके फाइल व्हील चार्जेस या वकील ने जो पैसे लिए थे आपसे, और ये कैपिटल गेन आ जाएगा। पर ये कैपिटल गेन कौन सा होगा? क्यों लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता? हाँ जी, हाँ क्यों नहीं हो सकता? वो कह रही हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बोलो ना यार, अच्छा लगेगा। बोलो क्यों नहीं हो सकता? बोलो गुंजन। तो क्या हो गया अगर वो, क्यों? एक चीज मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहां से डिसाइड होता है? पीओएस से डिसाइड होता है ना। फिर तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म था। मान लो लॉन्ग टर्म था भाई, 80 to 83 की प्रॉपर्टी थी, आज कंपल्सरी एक्वायर हुई 2010 में, और इन्हांसमेंट आज मिली है। नहीं आ रही कहानी समझ में? जब आप पैदा हुए थे पापा ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जब आपने 12वीं पास की तो पापा ने प्रॉपर्टी क्या जब आपने 12वीं का आपका रिजल्ट आया, 12वीं नहीं सॉरी सीए का आपका रिजल्ट आया, आप सीए बन गए तो आपके घर को वो उठा ले गए, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया आपके घर का, तोड़ दिया, मतलब उठा के थोड़ी ना ले जाएंगे। आ रही बात समझ में? और पैसे कब मिले? 3-4 साल के बाद। किसके पैसे? इन्हांसमेंट कंपनसेशन के। जो ओरिजिनल था वो तो मिलता रहा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्हांसमेंट वाले 3-4 साल के बाद। अब 3-4 साल के बाद इन्हांसमेंट कंपनसेशन के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग भी तो चेक करोगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से चेक होगा? जहां से आपने केस फाइल किया होगा वहां से होना चाहिए, या जो ओरिजिनल कंपनसेशन होगा, ओरिजिनल जो कंपनसेशन रहा होगा, अगर उसका शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, अगर उसका लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म। तो लॉ मेकर ने यहाँ पे बोला है इट इज डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल कंपनसेशन। अगर ओरिजिनल कंपनसेशन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये भी शॉर्ट टर्म, और अगर ये वो लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म। तो लिख लो कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल कैपिटल गेन। और ओरिजिनल कैपिटल गेन क्या हो सकता है आपका?
लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और वो सब आप कैसे निकालते हो? POH से, पीरियड ऑफ होल्डिंग से डिसाइड करते हो। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग में लॉन्ग टर्म आया तो आप इंडेक्स करते हो। बेटा लॉन्ग टर्म की इंडेक्सेशन होती है, ये नहीं कि इंडेक्स है तो लॉन्ग टर्म। इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन सी बात थी? दूसरी। तीसरी बात, तीसरे में क्या होता? आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई थी। आपकी प्रॉपर्टी कहां चली गई थी? डिस्प्यूट में। एसी ऑन कर दो यार। आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई थी और इसके लिए सेक्शन 45(5)(c) तो यहां पे भी लिख लेना, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस कर दिया, बेटा कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वाले नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ठीक है केस कर दिया ना तूने, जब जीतेगा तो हमसे रिफंड ले लियो अगर जीत गया तो। बट अभी हमारा कैपिटल गेन टैक्स दे दे, मतलब अभी हमारा कैपिटल गेन टैक्स दे दे, वही 60 लाख रुपए मिले कंपनसेशन के, वो 60 लाख रुपए कैपिटल गेन इनकम में टैक्स दे। अभी आप कह रहे हो मैंने तो यार केस फाइल कर रखा है, तो उसने कहा ना अभी रिजल्ट तो नहीं आया ना। आ गई बात समझ में? तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। चौथा क्या था भाई? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये किसकी इनकम माना जाएगा? IOS की 56(2)(8) के अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, किसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? इनहांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर। इनहांसमेंट कंपनसेशन के ऊपर आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट। तो इनहांसमेंट कितना था हमारा कंपनसेशन? 20 लाख। उस 20 लाख के ऊपर क्या मांगा हमने? इंटरेस्ट मांगा गवर्नमेंट से। कितना इंटरेस्ट दिया 20 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने? 6 लाख रुपए का। कितना इंटरेस्ट? 6 लाख कम होते हैं क्या? अगर किसी को लग रहे हैं कम है तो हमें दे दें, क्यों भाई? तो 6 लाख रुपए का क्या मिल गया? इंटरेस्ट। अच्छा IOS का चैप्टर है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक सेक्शन है वहां पे डिडक्शन का, याद है सेक्शन किसी को? कौन सा सेक्शन है? 57, जिसमें डिडक्शन मिलती है। तो बेटा यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी वो 50% हो जाएगा सीधे डिडक्ट। कितना डिडक्ट होगा? 50%। और इसका 50% कितना? 3 लाख। तो ये CS में MCQ क्वेश्चन आ सकता है। और ये 3 लाख रुपए आपकी IOS की इनकम मानी जाएगी। ये 50% क्या किया है उन्होंने? सीधे फ्लैट दे दिया आपको। 50% लॉ में लिखा हुआ है सीधे। ये 40, 30, 50, मतलब 50 ही चलेगा और कोई परसेंटेज यहाँ पे चलेगी नहीं। जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा उसके आधे की आपको डिडक्शन दे देंगे, उसके आधे की आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन दे देंगे। बात समझ में आ रही? ये देखो जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्स ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 20,000 रुपए में। कितने की प्रॉपर्टी ली थी? 20,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने। तो छोड़ रहा हूं, वैसे आप जा सकते हो। ऑन द डेथ 1986 में डेथ हो गई और ये प्रॉपर्टी किसको मिल गई? सन को। मार्केट वैल्यू इस हाउस प्रॉपर्टी की 81 में कितनी है? 80,000 रुपीज। हाउस गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट ने आपके घर को कब एक्वायर कर लिया? 15/3/2010 को। 6,60,000 रुपए उसने वैल्यू डिटरमाइन की और आपको 5,20,000 रुपए का कंपनसेशन 2013 में मिला। और बैलेंस पैसा आपको वो भी 13 में ही मिला, बट अगले साल मिला, क्योंकि ये मार्च में मिला है, ये अप्रैल में मिला है। वाई को गुस्सा आ गया क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और उसने एक सूट फाइल कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि जो आपने क्वांटम ऑफ कंपनसेशन डिसाइड किया है वो गलत है। और बाद में ये डिसाइड हुआ कि उसे 1 लाख रुपए और इनहांसमेंट कंपनसेशन मिलेगा। इसमें उसके खर्चे हो गए 2,000 रुपए के, जो वो पिटीशन उसने कोर्ट पे लगाई थी। बाकी केस उसने खुद ही लड़ लिया था।
और एडिशनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड, और आपको जो एडिशनल कंपनसेशन रिसीव हुआ वो इस डेट को मिला। एडिशनल कितना मिला? 1 लाख, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। वो इंटरेस्ट यहाँ पे बताया नहीं है, हम लोग क्रिएट करेंगे। आपकी सीए वाली बुक में यही डेटें यही दी है, सेम है ना डेटें? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैपिटल गेन ऑन इनिशियल कंपनसेशन शैल बी चार्ज्ड। कौन से असेसमेंट ईयर में कैपिटल गेन लगेगा? 13-14 में। बोलो 13-14 में क्यों लगेगा? सर जिस साल उसे क्या मिल गया? पार्ट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड हो गया। मैंने आपको बोला था ना, पार्ट पैसा जिस साल मिल जाएगा उस साल लग जाएगा। ये नहीं देखेंगे होल कब मिलेगा। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6,60,000 लेंगे या 5,20,000? 6,60,000 क्यों? क्योंकि सर ओरिजिनली गवर्नमेंट ने 6,60,000 डिसाइड किया। गवर्नमेंट जितना डिसाइड करेगी उतना ही लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? खर्चे 3 माइनस होंगे। पहला क्या? एक्सपेंस, दूसरा क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब इसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम पे इसकी कॉस्ट कितनी थी? अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी 14/1981 से पहले खरीदी गई या बाद में। उससे पहले भी आपको एक चीज चेक करनी होगी, हिमसेल्फ या प्रीवियस ओनर। तो यहाँ पे क्या है? प्रीवियस ओनर। और प्रीवियस ओनर ने 14/1981 से पहले या बाद में? पहले। और अगर पहले तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 14/1981 विच एवर इज हायर मल्टीप्लाई ईयर ऑफ एक्विजिशन डिवाइड में ईयर ऑफ 1981-82, यही था। ठीक है जी। तो 80,000 मल्टीप्लाई में 632 डिवाइड में 100, और ये आपके पास फिगर आ जाएगी, क्योंकि खर्चा बेचते टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ इसका। और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। अगला इनहांसमेंट कंपनसेशन। इनहांसमेंट कितना मिला? 1 लाख। माइनस में क्या होना था? खर्चा। तो खर्चा माइनस होगा, यस। पर क्या आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका था। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे बस 2,000 रुपए का खर्चा मिलेगा जो वो सूट फाइल किया था। और ये कैपिटल गेन कौन सा होगा? ये आपको बताना है, ये कैपिटल गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि सर अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म तो ये भी लॉन्ग टर्म, और अगर ओरिजिनल शॉर्ट टर्म तो ये भी शॉर्ट टर्म। इनहांसमेंट कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिनल कैपिटल गेन। आ गई बात समझ में? इंटरेस्ट का पॉइंट यहां पे नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपको इंटरेस्ट मिला 6 लाख का, तो 6 लाख माइनस में 3 लाख, आंसर आ गया 3 लाख। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास